तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, केमिकल बॉन्ड। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए ना? क्या है आज का हमारा टॉपिक, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो देखो बच्चों कि द केमिकल बॉन्ड which formed by transference of one or more electrons from one atom to other। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफेरेंस से, मींस ट्रांसफर होने से बनता है, उसे बोला जाता है बच्चों क्या, आयोनिक बॉन्ड। अब आता है कि इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोला गया है। तो देखो बच्चों, जब इसमें क्या होगा कि एक एटम, वन एटम लूज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू कैटाइन, कि एक एटम अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकालेगा, एंड अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू एनाइन, और दूसरा एटम उसी जो लूज इलेक्ट्रॉन है, जो निकाला गया है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक एटम से, उसे दूसरा एटम क्या करता है, गेन करता है, और किस में कन्वर्टेड हो जाता है बच्चों, एनाइन में। और इस तरह से दो अपोजिट आयन बन जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक क्या, नेगेटिव आयन। और इन्हीं अपोजिट आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करता है, जो इन अपोजिट आयंस को होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है। उसी अट्रैक्शन को बोला गया है बच्चों आयोनिक बॉन्ड। मींस ऐसा बॉन्ड जो दो अपोजिट चार्ज वाले आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की तरह वर्क करता है, वही है आयोनिक बॉन्ड। तो यही लिखा है, ठीक है, कि दीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बात समझ गए अच्छी तरह से कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ऐसे में एक एटम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो कैटाइन में कन्वर्ट हुआ, दूसरे ने गेन किया तो एनाइन में कन्वर्ट हो गया, अपोजिट चार्ज के आयंस बन गए। इन आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करता है, जो इन आयंस को बांध के रखता है, इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl में आ जाओ। Na के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 281। इस तरह से आप देखते हैं कि सोडियम के पास एक बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ओके, और क्लोरीन आया तो 287, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब क्या होगा, Na और Cl जैसे ही पास आएंगे बच्चों, तो Na अपना एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को देगा, तो Na या सोडियम Na प्लस में चेंज हो गया, और जो क्लोरीन था वो क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। और इस तरह से दो अपोजिट चार्ज वाले आयंस बन गए, और इनके बीच में ये एक अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला गया, और इस तरह से एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया और एक किस में चेंज हो गया बच्चों, निगेटिव आयन में। और इन्हीं के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब आगे देखो कि फॉर्मेशन ऑफ, एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो यहां पर मैग्नीशियम के बैलेंसी शेल में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। दो क्लोराइड आए या दो क्लोरीन एटम आए जिनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया गया, और इस तरह से मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, लॉस हुआ, और वो दोनों क्लोराइड आयन में, दो क्लोरीन एटम में जुड़ गए, और ये क्या बन गए, दो क्लोराइड आयन। और इस तरह से Mg और दो Cl के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन गया। तो वहां एक इलेक्ट्रॉन, NaCl में आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इस तरह से MgCl2 बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये बता दूं, और याद रखने का एक ट्रिक है कि S ब्लॉक का एलिमेंट अगर P ब्लॉक के साथ जुड़ा दिख रहा है आपको, तो आप समझ जाएं कि वहां हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगा। समझ गए ना? MgCl2 हो, चाहे CaCl2 हो, चाहे CaSO4 हो, चाहे NaCl हो, चाहे KCl हो, KBr हो, Ki हो, Na2SO4 हो, K2SO4 हो, K2CO3 हो, अगर S ब्लॉक और P ब्लॉक के कैटाइन और एनाइन जुड़े हुए हैं, तो समझ जाओ वहां पर क्या है बच्चों,
आयोनिक बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं, एक होती है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी, कि आयनिक बॉन्ड में आपने देखा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इस तरह से कैटाइन में क्या चार्ज आ रहा है, एनाइन में क्या चार्ज आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोवैलेंसी की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम लूज और गेन while forming an ionic bond is called इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ गए बच्चों कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उन्हीं को हम उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। इसको चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे प्लस साइन इज गेन गिवन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैटाइन, और जो निगेटिव साइन है वो किसके लिए दिया जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एनाइन। जैसे NaCl, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na कितनी होगी बच्चों, +1। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन का कितना दिखाई दे रहा है, या क्लोराइड का, -1। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनमें जो चार्ज डेवलप हो गया बच्चों, सीधा सा है, वही चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो बच्चों कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है। तो अभी आपने देखा कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जरूरी है कि जो एटम, यही लिखा है कि पहली कंडीशन है कि द एटम विच चेंज इनटू कैटाइन मस्ट possess वन और टू, ठीक है, वन और टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल, एंड एटम विच चेंज इनटू एनाइंस मस्ट possess 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल। कि दो एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से वो एटम, वो एलिमेंट जो कैटाइन में कन्वर्ट होगा, उसके वैलेंसी सेल में एक या फिर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए ज़्यादा होने चाहिए, कि मतलब एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बाकी में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और जो एटम एनाइन में चेंज हो रहा है बच्चों, उसके वैलेंसी सेल में 6 या 7 हो, ताकि उसे दो इलेक्ट्रॉन मिले या एक इलेक्ट्रॉन मिले और उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। और इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है, जैसे फर्स्ट ए एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो भी हैं, जो इनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, NS1, ठीक है। सेकेंड डे में देखो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है, और भी लिख सकते हैं, इनमें होता है NS2। तो ये अपने इन बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर सकते हैं और क्या बनाते हैं, कैटाइन की। जब इनका आयनिक बॉन्ड बनाने की जब आता है तब ये कैटाइन में कन्वर्ट होते हैं। और अब हम आ जाते हैं 6th ए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, Fe है, Te है, 7th है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनमें देखो आपकी, अगर हम ऑक्सीजन ग्रुप में देखते हैं तो NH2NP4 है, इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हैलोजन ग्रुप में चले जाओ तो NH2NP5 है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसीलिए ये जब भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो ये एनाइन में कन्वर्ट होंगे। तो यही रीजन है कि अगर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट 6th ग्रुप या 7th ग्रुप के साथ मिलें तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, सेकंड ए के 6 से मिलें या 7 से तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NaCl, CaCl2, ठीक है, MgO, Na2O, बहुत सारे जितने भी आप सॉल्ट्स देखते हैं, सीधी सी बात है, वो सब आयनिक कंपाउंड में आ जाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है कि जो बॉन्ड दो अपोजिट आयन के बीच में ऑपरेट होता है उसे ही बोला गया है आयनिक बॉन्ड। पहचान ये है कि आपको हैलोजन ग्रुप और फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए, ऐसे ऑक्सीजन ग्रुप, फर्स्ट ए या सेकंड ए ग्रुप, अगर इनके एलिमेंट चाहे मोनो एटॉमिक स्टेट में जुड़े हों चाहे मल्टी एटॉमिक स्टेट में जुड़े हों, ध्यान रखें वहां पर आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहां तक बात है। पहला था कंडीशन कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर और उसको कैटाइन में कन्वर्ट करने की एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि जब एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में था और जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो एटम विच फॉर्म कैटाइन शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो एटम
जो एलिमेंट कैटाइन में चेंज होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और जो एटम किस में चेंज होता है बच्चों, एनाइन में, उसकी हाई वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी नेगेटिव वैल्यू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी लगनी चाहिए। तो आप देखोगे फर्स्ट ए ग्रुप लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और सेवंथ ए की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट आयनिक कंपाउंड जो है इन्हीं दो ग्रुप के एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा अगर फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट सेवंथ ए ग्रुप से मिले, उससे थोड़ा कम आयनिक कैरेक्टर आएगा सेवंथ ए और हैलोजन के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, तब आयनिक बॉन्ड बहुत इजी गोइंग बनता है। और ये दिखाई देता है सबसे बेस्ट फर्स्ट ए में जहां लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और सेवंथ ए में जहां हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है, इसलिए इनके बीच में मोस्ट आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। तीसरा है मस्ट हैव स्मॉल लैटिस एनर्जी चेन। अब ये जो आइंस बने ना बच्चों, प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन गेनिंग लूजिंग के कारण, अब इन आइंस के बीच में अट्रैक्शन आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा तो फिर अभी आप पढ़ोगे पोलराइजेशन हो जाएगा और वहाँ आयनिक नेचर ना हो के कोवलेंट नेचर आने लगेगा। तो पहली बात तो है कि इन आइंस के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में जब अट्रैक्शन आता है तो इसमें एक मोल आयनिक सॉलिड जब बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट फ्री आइंस से, गैसियस आइंस से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा ये एनर्जी निकलेगी। अब आता है कि Na और Cl मिलने से NaCl बनने की लैटिस एनर्जी है -758, लिथियम क्लोराइड की है -1036। तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि NaCl ज़्यादा आयनिक नेचर रखेगा देन कौन सा, लिथियम क्लोराइड से। तो इस तरह से LiCl लेस आयनिक देन NaCl। ये बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये तीन कंडीशन है बच्चों जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है। तो यहाँ तक हो गए। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनमें आपको आयनिक नेचर का ऑर्डर बताना है तो कैसे पहचाने। तो देखो बच्चों, आयनिक नेचर अगर आपको पहचानना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनाइन। मींस जितना बड़ा कैटाइन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उस कंपाउंड में आयनिक नेचर होगा अगर एनाइन फिक्स कर दिया जाए, और एनाइन जितना बड़ा होगा उतना ही कम आयनिक नेचर आएगा। इसी तरह से अगर हम चार्ज की बात करें तो आयनिक नेचर दोनों आइंस के चार्ज प्रोडक्ट के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस दोनों में से किसी का भी चार्ज बढ़े या दोनों का चार्ज बढ़े, ध्यान रखें आयनिक नेचर कम हो जाएगा। अगर दोनों चीज आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं और चार्ज और साइज दोनों चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप चार्ज को प्रेफर्ड करोगे, उसके बाद फिर साइज के बेस पे डिसाइड करोगे। देखो कैसे, पहले तो मैं सिंपल बताता हूं, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। आप देख रहे हैं कि यहां से लेकिन में केवल एक ही चीज चेंज हो रही है और वो है कैटाइन की साइज। तो बड़ा कैटाइन मीन सीजियम क्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक नेचर रखेगा। फिर आते हैं LiF, LiBr, LiCl, LiF। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कैटाइन तो सेम है लेकिन चेंज हो रहा है साइज किसका बच्चों, हैलोजन का या एनाइन का। तो सबसे बड़ा एनाइन में सबसे कम आयनिक नेचर होगा और सबसे छोटे एनाइन में सबसे ज्यादा आयनिक नेचर होगा। फिर हम आ जाते हैं चार्ज की बात कि LiCl में Li का 1+, BeCl2 में +2, BCl3 में +3 और CCl में 4+ है। तो यहां से आप देख रहे हैं CCl4 तक लगातार आयनिक नेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है या दोनों चार्ज बदलें, ध्यान रखें कि आयनिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन में, अच्छी तरह से समझेंगे फाजान्स रूल में। ऐसे यहां पर देख रहे हैं आप कि निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो भी आयनिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, दोनों चार्ज बढ़ रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है तो आयनिक नेचर डिक्रीज होता जा रहा है, इस तरह से। अब मान लो ये लिखा है KCl, LiCl, BeCl2 और MgCl2। अब आपको इनमें क्या बताना है बच्चों, आयनिक नेचर। तो सबसे पहले आपको चार्ज प्रोडक्ट देखना है।
अगर चार्ज प्रोडक्ट सेम आता है तो फिर साइज देखना है। जितना कम चार्ज प्रोडक्ट उतना ज़्यादा आयनिक नेचर है। देखो BeCl2 और MgCl2 का चार्ज प्रोडक्ट सेम है, लेकिन Be ज़्यादा छोटा है, तो फिर यहाँ साइज से डिसाइड करेंगे कि BeCl2 और MgCl2 में BeCl2 सबसे कम आयोनिक नेचर रखेगा, उससे ज़्यादा MgCl2। अब LiCl और KCl में देखें तो LiCl और KCl में चार्ज प्रोडक्ट सेम है, लेकिन साइज का डिफरेंस है, तो लिथियम में कम आयोनिक नेचर होगा और KCl में ज़्यादा होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे Na2O, MgO, BeO, CaO। तो BeO सबसे कम आयनिक नेचर, फिर उससे ज़्यादा Mg, उससे ज़्यादा Ca और CO से ज़्यादा Na2O। क्यों? क्योंकि Na2O में चार्ज प्रोडक्ट कम है। तो इस तरह से हमें आयनिक नेचर के बेस पर, मतलब इनके साइज, इनके चार्ज के बेस पर कंपाउंड्स में आयनिक नेचर देखना होता है बच्चों। फिर आता है कि अगर आपको आयनिक नेचर का ऑर्डर अच्छी तरह से आता है तो ध्यान रखें कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो या थर्मल स्टेबिलिटी हो, सॉलिबिलिटी हो, अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उनका बेसिक नेचर है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या बच्चों? आयनिक नेचर। कुछ एक्सेप्शन सॉलिबिलिटी में मिलेंगे, लेकिन बाकी में 90% अगर आप सॉलिबिलिटी भी देखोगे, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के चाहे कोई भी कंपाउंड की ग्रुप में नीचे की तरफ सॉलिबिलिटी पूछ ले तो वो इसी तरह बढ़ेगी। बेसिक नेचर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड की पूछे तो ग्रुप में बढ़ेगी S1, मतलब फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, तो यहां तक हो गए। बाकी हम S ब्लॉक तो पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम और अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चों, पहला तो है फिजिकल स्टेट। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, पहली बात तो वो क्रिस्टलाइन, कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कुछ डी ब्लॉक में जरूर कलर्ड होते हैं, वो अलग रीजन है, लेकिन मैक्सिमम आयोनिक कंपाउंड जो सॉल्ट के फॉर्म में है वो कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल नेचर, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट आइंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। और इनमें ब्रिटल नेचर का मतलब है कि जरा सा इनमें अगर हम फोर्स लगाएं तो ये टुकड़े टुकड़े में बिखर जाते हैं। रीजन क्या है? जैसे ही फोर्स लगाते हैं, लाइक चार्ज वाले आइंस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, उनमें रिपल्सन होता है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये लिखा कि दे आर वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन अपोजिट आइंस एंड ब्रिटल ड्यू टू, ठीक है, ब्रिटल नेचर होता है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज आइंस ड्यू टू लेयर मोमेंट ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो इस तरह से वो जो है अपोजिट चार्ज, सॉरी, ठीक है, ये था अपोजिट, ठीक है, लाइक चार्ज आइंस द ब्रिटल नेचर। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ अच्छे से, ये तरह से हम ये लिख दें कि जो ब्रिटल नेचर है, ब्रिटल नेचर, ठीक है बच्चों, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज आइंस व्हेन लेयर मोमेंट होता है कि जब ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ तक बात समझ गए। फिर आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक सॉलिड्स हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे सभी आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। नमक देख लो, 1000 डिग्री के आसपास बॉयल होता है। सॉलिबिलिटी के बाद आ जाते हैं, तो सॉलिबिलिटी तो ये आयनिक कंपाउंड हैं और हम जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब है कि ये पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, इस तरह से। तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज वाटर ड्यूरिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन ऑफ आइंस। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो इनके आइंस का हाइड्रेशन कर देता है और उनके आइंस को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, जो कि उसका एक प्रॉपर्टी कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब सॉल्वेंट जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो आइंस के अट्रैक्शन को कम करेंगे और ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये अपनी सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर हैं बच्चों, लेकिन अगर हम इन्हें क्या कर दें कि लिक्विड फॉर्म में ला दें या सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व कर दें पोलर सॉल्वेंट में, तो इनके आइंस फ्री हो जाते हैं। तो इनकी फ्यूज्ड स्टेट हो चाहे कोई सॉल्यूशन हो, ये अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। समझ गए ना? तो बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट।
और एक आती है आइसोमेरिज्म। तो देखोगे कि जो आयोनिक बॉन्ड है बच्चों वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। नॉन डायरेक्शनल समझ रहे हो कि एक प्लस रखा हुआ है तो माइनस कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि आप कैटाइन यहीं लगाओगे एनाइन यहीं लगाओगे तो ही अट्रैक्शन लगेगा, ऐसा नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। और जो हम जानते हैं कि जहां बॉन्ड में नॉन डायरेक्शनल नेचर होगा वहां किसी भी प्रकार का स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अगर इनमें एक आइसोमेरिज्म जैसी एक प्रॉपर्टी दिखती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही क्रिस्टल का कई फॉर्म में मिलना, या आइसोमॉर्फिज्म अलग अलग क्रिस्टल का एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलना, ये प्रॉपर्टी जरूर मिलती है, बाकी स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। फिर हम आ जाते हैं, तो यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर है, ओके। फिर हम आ जाते हैं लैटिस एनर्जी। ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड से जुड़ी हुई है। तो देखो बच्चों, लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि जब कैटाइन और एनाइंस बन जाते हैं और बिल्कुल फ्री हैं, तो जब ये फ्री कैटाइन और एनाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज आता है उसी को बोला गया है लैटिस एनर्जी। तो यही है कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट्स when 1 mole of crystalline solid formed from its constituent gaseous ions, कि जब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आइंस से बनता है कितना, 1 मोल, तो इस प्रोसेस में जितनी हीट लिबरेट्स होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या उल्टा भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, या 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया जाए, उसको इतनी एनर्जी दी जाए कि उसके एटम मतलब आयंस एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, गैसियस फॉर्म में फ्री हो जाएं, तो इसमें भी जो एनर्जी लगेगी हम उसे भी क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस एनर्जी। मींस जैसे Na प्लस और Cl मिलकर NaCl बना रहे हैं गैसियस फॉर्म में, NaCl सॉलिड, तो 758 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही। तो यही इसकी क्या है बच्चों, लैटिस एनर्जी। समझ गए ना। या 1 मोल हम NaCl लें और उसको 758 किलो जूल एनर्जी दे दें इतनी पर मोल में, ठीक है, तो ये दोनों आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। इसमें जो एनर्जी लगी वही भी क्या है, लैटिस एनर्जी। तो अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, कहीं कैलकुलेशन आती है, और अगर कहीं ये डिसोसिएटेड हो रहा है आयनिक सॉलिड 1 मोल, तो इसी वैल्यू को हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड सेम है, समझ गए ना, बस प्रोसेस रिवर्स है। फिर आता है कि आयनिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन कैसे होता है, मींस लैटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, कोई भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो 3 स्टेप चलेंगे। पहला ये होता है कि जो एलिमेंट कैटाइन में चेंज होता है वो अपनी किस फिजिकल स्टेट में है, मान लो वो सॉलिड स्टेट में है तो पहले एनर्जी एब्जॉर्व करेगा जो सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर होगी और वो एक गैसीय आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर जो एनाइन है, जो एनाइन में कन्वर्ट होना है जो एलिमेंट, वो किससे बॉन्डेड है, किस तरह से है, उसको अपनी एटॉमिक स्टेट गैसियस एटॉमिक स्टेट में आने के लिए डिसोसिएटेड होना पड़ेगा। तो ये उसकी डिसोसिएशन एनर्जी। अगर एक एटम लग रहा है और वो मॉलिकुलर फॉर्म में है तो डिसोसिएशन एनर्जी को इस तरह से करेंगे। मान लो डाई एटॉमिक है तो डिसोसिएशन एनर्जी हाफ मोल लगेगी, मतलब आधी एनर्जी लगेगी। और इस तरह से पहले तो दोनों एलिमेंट मींस कैटाइन बनाने वाला और एनाइन एनाइन वाला दोनों अपने एटॉमिक स्टेट में फ्री स्टेट में आते हैं, इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा स्टेप होगा आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स। देखो बच्चों, जो कैटाइन में कन्वर्ट होना है वो अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से कैटाइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जिसको एनाइन में कन्वर्ट होना है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस तरह से एनर्जी चेंज होगा। ये हम कहलाएं, इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो एटम्स थे जो इन्हें आयनिक बॉन्ड बनाना है वो अपनी आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। एक आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी लेकर कैटाइन में चेंज हो गया, एक अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी रिलीज करके एनाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर इन आइंस के बीच में बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो कैटाइन और एनाइंस बने अब ये कंबाइंड हो जाएंगे और इस तरह से एक क्रिस्टलाइन क्या बन गया बच्चों, MX सॉलिड। तो यही बन गया क्या, क्रिस्टल, ठीक है। कितना मान लें हम इसे, 1 मोल। तो इसमें जो एनर्जी चेंज हुआ वो है लैटिस एनर्जी, ओके। इस तरह से तो हम इसको ऐसे बॉर्न हैबर साइकिल से भी समझ सकते हैं कि ये था मेटल, ये था दूसरा जो एटम जिसको एनाइन में कन्वर्ट होना है, ये सब्लिमेशन एनर्जी ली, गैसियस एटम में चेंज हुआ, ये डिसोसिएशन एनर्जी ली और एटम में चेंज हुआ,
ये आयोनाइजेशन एनर्जी ली, कैटायन में चेंज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और एनर्जी रिलीज कर दी, एनाइन में चेंज हो गया, फिर ये अपोजिट आयन मिले और एक मोल सॉलिड बन गया यू। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू, ठीक है, हीट समेशन लॉ हैस का जो है वो ये कह रहा है कि एक मोल आयनिक सॉलिड को चाहे एक ही स्टेप में बना लो, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं एक ही स्टेप में बन रहा है और उसमें जो एनर्जी चेंज है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन, या मल्टी स्टेप में बना लें, टोटल एनर्जी चेंज बराबर होगा। मतलब ये जो हमारे पास है ये डेल्टा एच एफ, इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मेशन इंथैल्पी। ये क्या है बच्चों? फॉर्मेशन एंथैल्पी। एक मोल जब कोई भी सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेबल एलिमेंट से बनता है तो उसमें जितना एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन इंथैल्पी। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है वो एस ई प्लस डी, मतलब 1/2 डी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी का सम है। तो अगर हमें इन सारी एनर्जी पता हो केवल लैटिस एनर्जी छोड़ के तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये NaCl में देखो ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप इनमें पुटअप करोगे, लैटिस एनर्जी निकालोगे तो इतना वैल्यू आएगा। इस तरह से वॉन हैवर साइकिल से लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। फिर लास्ट बचता है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को पहचानना है तो ये चार्ज जो होता है आइंस के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा आइंस में उतने ज़्यादा वो एक दूसरे को बांध के रखेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और उनको हटाने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी लगेगी, या फिर उनको बनाने में कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस जब मिलते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और अगर साइज बड़ी बड़ी है तो अट्रैक्शन कम होगा। जैसे LiCl NaCl इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा LiCl की दिख रही है, Aln Al2O3 AlF3 में तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा चार्ज प्रोडक्ट यहीं पर है। ठीक है, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आपको चार्ज प्रोडक्ट देखना है, जहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। AlF3 AlCl3 AlBr3 यहाँ पर देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा AlF3 की सबसे छोटा, ठीक है, हैलाइड है। और भी देखें चार्ज की बात करें तो यहाँ 3+, यहाँ 2+, तो इस तरह से लैटिस एनर्जी इफेक्टेड होती है। अगर ध्यान रखें जहां पर चार्ज और साइज दोनों चेंज हो रहे हैं तो पहले आप चार्ज को प्रेफरेंस दोगे जैसा आयनिक नेचर में आपको बताया था मैंने, फिर उसके बाद साइज को प्रेफरेंस दोगे। इस तरह से हमें यहां तक समझ में आया कि ये है लैटिस एनर्जी, मतलब पूरा आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ मैटर। हमें इतना पॉइंट याद रखना है आयोनिक बॉन्ड के बारे में। समझ गए बच्चों? तो यहां तक मेरा मैटर था जिसे मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में जिसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो मैं से